हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का वेटर्न यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पहले ही अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और हम बात करेंगे प्री और मेंस की और सारे सब्जेक्ट्स की, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश हमारा लाइक ऑप्शनल होता है, मेंस में होता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं क्वांट और रीजनिंग के अलावा बाकी सारे हमारे मेंस में आते हैं। क्वांट और रीजनिंग भी मेंस में है, बट स्टिल प्री के लिए हमारा सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग होता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को लेते हुए बहुत एक अलग टाइप की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। और यहाँ पे अगर मैं एक टाइम बताऊं, हमारे पास जो टाइम रिमेनिंग है वो है 100 डेज। तो 100 डेज क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो आज देखोगे या आने वाले एक आध हफ्ते बाद भी देखोगे तो भी हमारे पास 100 डेज के ऑलमोस्ट रहते हैं। और ये 100 डेज मैं काउंट कर रहा हूँ मेंस के लिए। अगर हम आरआरबी पीओ का मेंस देखें तो हमारा 10 सितंबर को है, और आई थिंक 16 सितंबर को हमारा है मेंस का आरआरबी क्लर्क का। ठीक है। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए स्ट्रेटेजी होने वाली है, सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। किस तरह से आप लोग देखते हैं, मतलब किस तरह से उस चीज को आप अपने एग्जाम के लिए उतारते हैं, अपने एग्जाम के लाइक जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपका टारगेट अगर आरआरबी पीओ है तो आरआरबी पीओ के हिसाब से देखिएगा, आरआरबी क्लर्क है तो आरआरबी क्लर्क के हिसाब से देखिएगा। हालांकि यहाँ पे मेंशन है आरआरबी पीओ, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूँ। खैर, तो मेन एजेंडा हमारा रहेगा कि पहले ही अटेम्प्ट में हमें एग्जाम निकालना है। अच्छा, अब पहले अटेम्प्ट में निकालना है, अब क्या क्या गलती करते हैं यूजुअली स्टूडेंट, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ऐसी क्या चीज है जो वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं इधर पे बताऊंगा। तो दो चीजें होने वाली हैं, कि स्ट्रेटेजी होगा और दूसरा हमारा सोर्सेज होंगे, कि आपको कौन से सोर्सेज यूज करना है। ठीक है। ओके, तो प्री एंड मेंस दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजी है ये, और किस तरह से एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या कहानी है। ओके, सो कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर आरआरबी एग्जाम, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। एंड मैं यशराज सिंह चौहान, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एंड आई क्वालिफाइड आईबीपीएस पीओ 2018, आरआरबी पीओ 2018 एंड एसबीआई पीओ 2019। ठीक है। अच्छा, अब दो चीजों के हम लोग ऊपर बात करेंगे, एक तो स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे और एक हम लोग सोर्सेज के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो, उसमें सोर्सेज बता दिए जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी नहीं है। आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो और उसमें स्ट्रेटेजी के अलावा कुछ और बताया जा रहा है, तो वो भी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अगर सोर्सेज के बारे में देख रहे हो और वहां स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, तो ये दोनों चीजें ना अलग होती हैं, इसलिए हम दोनों चीजों के ऊपर अलग से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहले अब सोर्सेज देखना है, पहले हम लोग सोर्सेज दे सकते हैं और सोर्सेज के बाद हम लोग स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि हमारा उन सोर्सेज को यूज करके कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। या फिर पहले मैं आपको एक एक करके सारी की सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, देन उसके बाद हम लोग सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स रहेंगे हम सोर्सेज के ऊपर ही वहीं पे साथ में आपको बताते रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी से। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो कि पॉइंट्स आपके काम में आएंगे, और इवन आरआरबी के एग्जाम में नहीं, स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो ये हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये हमारी काम में आने वाली है। एक एक करके हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना पहले सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए कि स्ट्रेटेजी में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी में हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, तो ये सारी चीजें आपको करना होती हैं। इसको देख के ना डर नहीं जाना, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है अगर हम पहले अटेम्प्ट की बात करें तो पहले अटेम्प्ट में जो आप चीजें छोड़ देते हैं ना, उसी वजह से वो आपका पहला अटेम्प्ट खराब हो जाता है, और फिर आपको दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारा पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम कैसे निकले, एक सही समय रहते हुए अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली हमारा पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो एक तो क्रिएट करना है आपको एक स्टडी प्लान। अब देखो, स्टडी प्लान हमें क्रिएट करना है, सारी टॉपिक के ऊपर ना थोड़ा सा खुल के भी बात करेंगे, विस्तार में भी बात करेंगे। स्टडी मटेरियल गैदर करना है, मास्टर ऑफ द बेसिक्स, ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलरली, टाइम मैनेजमेंट, एनालिसिस, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने इधर पे सिर्फ लाइन लिख दी और इसी से हमारा काम चल जाए। नो, ऐसा नहीं होता है। तो एक स्टडी प्लान आपको अच्छा खासा बनाना पड़ता है। अब स्टडी प्लान कैसे बनाना होता है, देखो, एक होता है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट और एक होता है हमारा एक स्टडी प्लान। इन दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन भी है ये चीजें। क्या चीजें हैं, देखो, स्टडी प्लान में हमें उन सब्जेक्ट्स को रखना होता है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात करना होती है जिसमें हम लोग कमजोर होते हैं, है ना। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है। अब देखो, आपके पास अगर ले दे के देखें अगर हम मेंस में, तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर। अगर हम आरआरबी एग्जाम की बात करें तो ये पांच हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इंग्लिश की जगह लेते हो हिंदी, तो ये हमारा हिंदी आ जाता है। बाकी हमारे पास ये पांच ही सब्जेक्ट्स होते हैं।
अब इन 5 सब्जेक्ट्स को हमें प्रॉपर टाइम भी देना है, ठीक है। तो स्टडी प्लान में हमेशा, अब ये हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, तो स्टडी प्लान ऐसा बनाया करो कि जिसमें आप वीक हो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो, है ना, उसकी चीजें ज्यादा पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, उसकी बेसिक क्लासेस ज्यादा देखो, उसके बारे में ज्यादा समझो, यानी कि उसके साथ ज्यादा टाइम बिताओ। एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना होता है। स्टडी प्लान में सिर्फ हमारी क्लासेस नहीं होती है, स्टडी प्लान में हमारी सेल्फ प्रैक्टिस भी शामिल होती है। अब वो सेल्फ प्रैक्टिस कहां से करना होती है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसी स्ट्रेटेजी के बाद सोर्सेज जब मैं बताऊंगा तो वहां से आपको बता दूंगा कि कैसे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टडी प्लान हमारा हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम वीक हैं उस पर हमें ज्यादा टाइम देना है, उसके साथ ज्यादा टाइम बिताना है, क्योंकि तभी हम उसे सीख पाएंगे। अगर हम उस वीक को बिल्कुल साइड में रख दें तो वही चीज हमारा क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, और उसी की वजह से हमारे पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं एग्जाम रुक जाता है। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है आपको, आपकी कमियां देखना है, आपकी कमियां क्या है, उन कमियों को आप अच्छे से समझो, उनको एनालाइज करो कि हाँ भाई मेरी ये कमियां हो रही हैं। कमियां कैसे पता पड़ती हैं उसका भी बंदोबस्त है। आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर तरीके से, क्लासेस देखोगे तो वहां से आपको समझ में आती हैं चीजें। तो आपकी कमियां आपको पता होती हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी कमी है और किस सब्जेक्ट के किस पार्ट में आपकी कमी है, उसको आपने अपने स्टडी प्लान में डालना है। तो एक अच्छा खासा स्टडी प्लान बनाया करो कि ये भाई दिन का मुझे इतना टाइम इसमें देना है, या फिर जो पूरा ड्यूरेशन है मेरा 100 दिन का या 120 दिन का या 115 दिन का, उसमें मुझे इतना टाइम देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, गैदर स्टडी मटेरियल। अब यहां पे ना मैं एक स्टार मारूंगा, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टडी मटेरियल गैदर करने में। वो इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या मैं ये कह लूं कि इतना सारा वो स्टडी मटेरियल अपने पास गैदर कर लेते हैं ना, कि जो प्रॉपर चीजें पढ़ना चाहिए हम वो नहीं पढ़ पाते, हम सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करते रह जाते हैं। अब वो मटेरियल हमारा मॉक के फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो क्लासेस के फॉर्म में हो सकता है, यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल भी हो सकते हैं, है ना, पेड क्लासेस भी हो सकती हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीपल मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं, मल्टीपल वीडियो कोर्सेज खरीद लेते हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। अगर वो टीचर से आपको समझ में आ रहा है, अगर उस टीचर से आपको लगता है कि नहीं मेरी सारी चीजें पूरी फुलफिल हो रही हैं, जो भी मेरे अंदर कमी है वो चीजें वो समझ पाता है टीचर, और वो आपको अच्छे से समझा पाता है, सो दैट्स इनफ, एक टीचर की तरफ जाइए। सेम हमारा मटेरियल, लाइक अगर हम मॉक की तरफ जा रहे हैं और मॉक हमने 4-5 ले लिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम का जो लेवल है उससे रिलेट करके कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज अच्छे मॉक बना रहा है। और ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है, ये आपके टीचर की होती है कि आपका टीचर उसमें आपको बताएगा। लेट सपोज कि आपको क्वांट आपका वीक है, क्वांट में पढ़ाता हूं तो मैं अच्छे से बता सकता हूं आपको, कि मैं बता सकता हूं कि लाइक आरआरबी के लिए आपका कौन सा मॉक जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी मटेरियल लो, थोड़ा सा ऐसा लो कि जिसको आप पढ़ सको। ऐसा नहीं कि पूरा आपने कंप्यूटर भर लिया, पूरी उसमें भर ली फाइलें, है ना, पीडीएफ यहां से भी आ गई वहां से भी आ गई, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो इतना रखो कि जितना आप कर सको, और उसको मल्टीपल रिवीजन में डालो, क्योंकि रिवीजन से ही काम होता है। मल्टीपल आप रिवीजन करोगे, जीए का, कंप्यूटर का, हिंदी का, इंग्लिश का, इवन क्वांट के बेसिक्स का और रीजनिंग के बेसिक्स का। मल्टीपल रिवीजन अगर आप करोगे तो आपका काम होगा मल्टीपल पीडीएफ मॉक से कुछ नहीं होने का। एक सोर्स रखो, कोई भी रखो, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज हो गई। अगला क्या है, बस मैं वहां पे आपको देखो स्टार इसलिए मारा था कि वो स्टूडेंट जो ये करते हैं ना कि बहुत सारा कलेक्ट कर लेते हैं कंटेंट, बहुत सारी फाइल ले ली, मटेरियल ले लिया, यहाँ से भी वहां से भी, जहां से मिला वहां से ले लिया, टेलीग्राम में फ्री मिल गई वो भी डाउनलोड कर ली, तो उस वजह से क्या होता है कि कर तो पाते नहीं हो, तो वहां समस्या हो जाती है। वही जो पहला अटेम्प्ट है ना, वहां चूक हो जाती है फिर। खैर, अगला क्या है, मास्टर द बेसिक्स। अब देखो यहां पे मैं मेनली बात करूंगा क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, क्योंकि यहां पे इन 3 सब्जेक्ट्स में हमारे जो बेसिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और खासकर क्वांट में खासकर, और थोड़ा बहुत रीजनिंग में, और बहुत कम इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में क्या होते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं हमारे, ग्रामर के रूल्स होते हैं, या फिर जो अप्रोचेस होती हैं कि किस तरह से हमें आरसी को सॉल्व करना होता है, किस तरह से पैराजंबल सॉल्व करना होता है, किस तरह से फिलर्स को सॉल्व करना होता है, तो ये सारी अप्रोचेस और ये सारे के सारे जो रूल्स होते हैं अपने जो ग्रामर में यूज होते हैं, वो सारे हमारे बेसिक्स में। तो उसमें ना एक बढ़िया कमांड होना चाहिए आपकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना पढ़ लिया ये छोड़ दिया। वो जो छोड़ने वाली चीजें होती है ना, कि सर इसमें कितना पढ़ लें और कितना छोड़ दें, सर इसमें इतना पढ़ लें तो काम हो जाएगा क्या, वो चीज कभी भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल फोकस रहना है, अगर वो आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। और जो चीजें ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं उसमें मास्टरी करना है, उसमें थोड़ा सा आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए, है ना।
जैसे क्वांट की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक, बिना अर्थमेटिक के ना प्रीलिम्स बनता है ना मेंस बनता है, लेकिन अर्थमेटिक के भी ना तुम लोग पोस्टमार्टम कर देते हो। क्या कि सर मेंसुरेशन हमसे नहीं बनती, हम छोड़ सकते हैं क्या? हमसे सर एसआईसीआई के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो मैं छोड़ दूं क्या? मेरे से सर प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, वो छोड़ दें क्या? तो ये नहीं करना है आपको, है ना। आरआरबी का एग्जाम जो है वो आपसे स्पीड भी मांगता है, और साथ ही साथ में बिना अर्थमेटिक के मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम आपका बनेगा नहीं बैंकिंग में, अगर हम बात करें तो हमें स्पीड के साथ में वो चीज समझना है। अगर तो आपके जो कंसेप्ट होंगे ना, आपके जो बेसिक्स होंगे, उसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड आ सकती है। तो अभी अगर समय है तो अभी सीखो, अभी सीखने पे अपना टाइम दो, अभी जल्दी मत मचाओ कि मेरे को बहुत जल्दी जल्दी करना है। जल्दी के चक्कर में करोगे क्या? सीख नहीं पा रहे हो ना, तो जल्दी मत करो, एक प्रॉपर समय दो। जो भी चीज आपको नहीं आ रही है ना, वहां पे टाइम दो, सीखने की कोशिश करो, और एक ऐसे टीचर को पकड़ो जो आपको अच्छे से सिखा पाए चीजें। मैं हमेशा लास्ट में यही बोलता हूं कि एक ऐसे टीचर को पकड़ो जो आपको सिखा पाए, और एक ऐसा टीचर पकड़ा करो जो कि, अब अगला पॉइंट आएगा तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। खैर, क्वांट में जैसे हमारा स्पीड कैसे इंक्रीज होती है, एक अच्छी खासी कैलकुलेशन कैसे आती है, कंसेप्ट के साथ में हम कैसे स्पीड को कर सकते हैं, एक बेसिक के साथ में हम कैसे स्पीड को डेवलप कर सकते हैं, तो वो सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो सीखो। पजल को हम कैसे बना सकते हैं, हर टाइप की पजल कितना टाइम लेती है, वो आपसे कितना टाइम ले रही है, अपने आप को चैलेंज करो कि हाँ अगर ये मेरे को 2 मिनट की पजल है, मैं क्या इसको 1.5 मिनट में कर सकता हूं। तो ये कब आता है? जब आपको उस पर्टिकुलर बेसिक या फिर उस पर्टिकुलर चीज के कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज पे आपने काम करना है, ठीक है। अगला अगला क्या है हमारा? ओके, अगला है प्रैक्टिस रेगुलरली। अब देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलरली तो मामला गड़बड़ है। जैसे होता क्या है, अधिकतर स्टूडेंट्स ने देखा होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता भी सकते हो कि सर अर्थमेटिक पढ़ ली, कुछ समय बाद हम भूल गए, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हम भूल गए। पहले पजल में जो स्पीड आ रही थी वो अब नहीं आ रही है ना। प्रैक्टिस तो रेगुलरली करना ही है, और प्रैक्टिस के साथ में मैं यहां पे एक रिवीजन वर्ड भी जोड़ दूंगा। तो रिवीजन भी आपको डेली करना है, मतलब डेली, रेगुलरली का मतलब वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। जिस हिसाब से आपका वो सब्जेक्ट आपके साथ ट्रीट कर रहा है, उस हिसाब से आप उसके साथ ट्रीट करो। जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट क्वांट अच्छा है तो मैं क्वांट को थोड़ा कम प्रैक्टिस करूंगा, अगर रीजनिंग मेरा थोड़ा सा वीक है तो मैं उसको ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। तो जिस हिसाब से वो आपके साथ है ना, वैसे ही उसके साथ रिश्ता निभाओ, तो फिर सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें आती हैं। सेम कहानी हमारी जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए भी। उसमें भी हमें क्या करना होता है? रेगुलरली रिवीजन करना होता है, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। हमारे पास अगर 6 महीने 7 महीने की करंट अफेयर आ रही है, 5 महीने की आ रही है, 4 महीने की आ रही है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की आती है, जो भी हो, जितने भी महीने की करंट अफेयर आ रही है, आप सोचो आज मई से आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी मई चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में आपका पेपर है, तो आपको आई थिंक अप्रैल भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप सोच के देखो कि अप्रैल में जो आपने पढ़ा है, क्या वो आपको सितंबर तक याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। तो एक रिवीजन का भी टाइम अपने स्टडी प्लान में डालो कि भाई स्टडी प्लान जो मैंने बनाया था पहला पॉइंट, उसमें मेरा रिवीजन का भी एक टाइम है, एक प्रैक्टिस का भी अलग टाइम है। तो प्रैक्टिस का और रिवीजन का एक स्लॉट डालो, उसी से सारी चीजें जो होती है ना वो हो पाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज कर लिया, कल कर लिया, फिर परसों कर लिया। नो 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 नो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रैक्टिस के दौरान और आप जब एग्जाम देंगे उसके दौरान, ये दोनों जगह जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सिर्फ क्वांट पढ़ते रहोगे तो बाकी सब्जेक्ट आपके वीक हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलरली आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, अप्रोच नहीं सीखोगे नई नई, तो फिर उसके कंसेप्ट्स भी नहीं सीखोगे नए नए, तो उसमें स्पीड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो सारे सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर टाइम दो। अगर सारे सब्जेक्ट्स हमें अच्छे खासे मार्क्स दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, हाँ कंप्यूटर मान सकते हैं कि उसमें क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लगभग लगभग बराबर है, तो हमें लगभग लगभग बराबर टाइम सबको देना भी है, ठीक है। अनटिल और अनलेस अगर आप उसमें स्ट्रांग है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग है तो उसमें थोड़ा सा आप टाइम कम दे सकते हो। तो उसी तरह से एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाओ कि भाई अगर मैं डेली सुबह से पढ़ रहा हूं, शाम तक पढ़ रहा हूं, बीच का खाना खाने का समय आपका हो गया। अब ऐसा नहीं है इसमें टाइम टेबल बना लिया, बहुत से लोग ऐसे करते हैं 6 AM वेकअप, 7 AM ब्रश, बाथिंग और दिस दैट, ये नहीं बनाना है। ऐसे करोगे तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लोगे। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी कभी काम नहीं कर पाती है दोस्त, ह्यूमन माइंड इस तरह से काम नहीं करता है। आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बनाना है, आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है कि किस चीज को कितना टाइम देना है मेरे को, जिससे कि सारी चीजें बैलेंस हो जाए। सिमिलरली जब आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम में भी ये चीज बहुत काम में आती है।
क्यों? क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, कट ऑफ तो होता है बट सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। अब सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, अब मजा आ रहा है मेरे को रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में, मैं वही बनाता जा रहा हूं, तो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं आएंगे तो फिर आपका सेक्शनल चला गया ना, सेक्शनल कट ऑफ में आप आउट हो जाओगे। तो एक प्रॉपर टाइम बनाओ, मॉक देते समय, प्रैक्टिस करते समय आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम मैं दे तो सकता हूं, लेकिन दे दूंगा तो बाकी सेक्शन मेरे इफेक्ट हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर टाइम देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्लियर है? अच्छा, अगला क्या है भाई? एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अब ये हमारी सीधी डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है? मॉक के साथ, यानी मॉक पेपर। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, या आप जिसमें कमजोर हैं, ये आपको कौन बताएगा? आप जब मॉक लगाएंगे ना, जो भी आपने सीखा, जैसे लेट सपोज आज टाइम एंड वर्क आपने सीखा, या डीआई को फास्ट बनाना सीखा आपने, या पजल्स को फास्ट सॉल्व करना या फिर उसको बनाना सीखा आपने, तो अब ये कहां पे प्रैक्टिस करोगे? आप कहां पे अपने आप को चेक करोगे कि जो भी क्लास में मैं सीखा हूं वो मुझे आ पाया है? उसके लिए आपको मॉक पेपर की जरूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर मॉक पेपर की। ऐसा नहीं कि रैंडमली मार्केट में जो भी मॉक पेपर मिला, सस्ता मिला, मैंने ले लिया। नो, एक प्रॉपर मॉक पेपर की जरूरत पड़ेगी जो कि आरआरबी पेपर के लेवल को जस्टिफाई कर रहा है, ऐसा मॉक पेपर। ठीक है, तो मैंने मॉक पेपर लगाया, मॉक पेपर से मुझे यह भी पता पड़ता है कि मैं कहां कमजोर हूं। मॉक पेपर से मुझे यह भी पता पड़ता है कि अगर मैं इसमें कमजोर हूं तो अगले 2-3 दिन मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस करी, जो भी जिस भी पोर्शन में मैं कमजोर था, क्या मैं अब उसमें थोड़ा सा अच्छा हो पाया हूं, या मैं उतना ही परसेंट कमजोर हूं अभी जितना पहले था। तो ये चीज आपको खुद से पता पड़ती है, ये चीज आपको खुद से करना भी पड़ेगी। आपका कोई दोस्त, आपका टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप किस में परफेक्ट हो और आप किस में कमजोर हो, यह आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। तो अपने आप को ना एनालाइज करो, जो भी तुम सीख रहे हो, जो भी अप्रोचेस सीखे हो, जो भी कंसेप्ट सीखे हो, जो भी नॉलेज तुमने गेन की है ना, उसको अपने आप को एक बार चेक करने का समय दिया जाता है, और वो हमारा मॉक से आता है। ठीक है, या फिर मॉक लगा के आपको यह भी पता पड़ सकता है कि एक्चुअल में लेवल क्या होता है और हम पढ़ किस तरह कर रहे हैं। तो आपको जब एक बार लेवल पता पड़ जाता है ना कि लाइक प्री का लेवल ये है और मेंस का लेवल ये है, तो मुझे इस लेवल की चीजें पढ़ना है। अब इस लेवल की चीजें देखो कौन पढ़ा रहा है आपको, तो अगर वो कोई पढ़ा रहा है तो आप उसे फॉलो करिए, और नहीं पढ़ा रहा है तो उसे वहीं छोड़ के जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसको फॉलो कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। आप भीड़ में चले तो जाएंगे, लेकिन भीड़ में जाने से होगा क्या? वही जो सपना है आपका पहले अटेम्प्ट में निकालने का वो खत्म, या इसी साल निकालने का वो भी खत्म। तो उन पे उनको बलि मत चढ़ाओ, उनके लिए काम करना है आपने। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है? सीक गाइडेंस। अब गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो होता क्या है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, या हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें तो गाइड करने वाला कोई है ही नहीं, या हमें कभी कभी क्या लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम गलत पढ़ रहे हैं, या हम सही पढ़ रहे हैं तो हमें कोई बताए तो एटलीस्ट कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो गाइडेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप कितने भी होशियार हो किसी सब्जेक्ट में, आप कुछ भी हो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि एक ऐसा टीचर पकड़ो जो आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं, आपके जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज जो आपकी कमजोर है, या जो भी आपकी कमियां हैं उनको पूरा कर रहा है, और एक प्रॉपर समय में आपको गाइड भी कर रहा है। तो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में, जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते। ऐसा नहीं कि एक दिन स्ट्रेटेजी देख ली और काम खत्म हो गया उस टीचर का और आपका। नो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहना चाहिए। अगर वो आपको मिलता रहेगा तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपका फाइनल आपका क्लियर ना हो जाए एग्जाम, जब तक टीचर के, अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो ठीक, अदरवाइज अगर आप सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हो उससे, तो गाइडेंस जरूर लो। मैं यही सलाह दूंगा आपको। आप मुझे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ये आपका कॉल है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस के अंतर्गत रह के काम करोगे ना, तो आप कभी भी भटकोगे नहीं। लेकिन फिर उसको मानना भी। आप अगर आप किसी उम्मीद के साथ मेरे से गाइडेंस लेने आए हैं, या XYZ किसी भी टीचर से गाइडेंस लेने गए हैं, तो उसको मानना आपकी जिम्मेदारी है। भले ही वो आपको इंस्टेंट फल नहीं देगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट कुछ समय बाद आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। देखो अब समस्या क्या आती है कि हम कर तो सारी चीजें लेते हैं, कुछ समय क्या होता है कि हम एक हफ्ते पढ़ लिए, बहुत बढ़िया पॉजिटिव होके पढ़ लिए कि यार सर क्या स्ट्रेटेजी बताई आपने, बहुत मजा आ रहा है, आपकी क्लासेस देख के बहुत मजा आ रहा है। लेकिन तब भी ह्यूमन माइंड जो है ना, वो एक समय के बाद थक जाता है, और जब वो थक जाता है तो निगेटिविटी आती है। तो ये बोलना काफी आसान है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, बट इसके ऊपर अमल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं भी कभी कभी नेगेटिव हो जाता हूं, मैं भी कॉन्फिडेंट अपना लूज कर देता हूं, लेकिन कहानी क्या है, तब भी हमें ये करना है। तो ऐसे माहौल में रहो, जो स्टडी ग्रुप बनाए जाते हैं,
जो एक कम्युनिटी बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि आप उस माहौल में रहे, और उस माहौल में आप रहोगे ना तो उस माहौल में आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे, हमेशा पॉजिटिव फील करोगे, कभी भी नेगेटिव फील नहीं करोगे। आप जब अकेले पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ के, अब देखो आप कितना सही पढ़ रहे हो कितना गलत पढ़ रहे हो ये आपको ही नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता और आपको कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप किसी टीचर के गाइडेंस के अंदर हैं, एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में एक स्टूडेंट के साथ पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त साथ में पढ़ रहे हैं, सेम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहां से आपको पता पड़ता है कि सामने वाला अच्छा है इस चीज में, यानी मैं कमजोर हूं, तो वहां से एक हेल्दी कंपटीशन होता है और वहां से पता पड़ता है कि मुझे ये चीज सीखना है, मुझे इसके जैसा करना है या इससे भी तेज करना है। तो एक वो कंपटीशन वाली भावना ना आपकी प्रिपरेशन के टाइम से ही होना चाहिए, और वो आपको हमेशा पॉजिटिव करेगी, वो नेगेटिव नहीं करेगी। अगर वो आपको नेगेटिव कर रही है तो ये आपकी गलती है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, अपने माइंडसेट ऐसा रखना है कि हमेशा सीखने के उसमें रहो, कि कुछ भी चीज अगर मुझे मिल रही है तो मैं इसको सीखूं, नई अप्रोचेस मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन इसके अलावा भी कोई तरीका है जिससे ये बहुत जल्दी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई तरीका है जिससे इस टाइप के हर क्वेश्चन हो सकते हैं, तो प्लीज उसको अडेप्ट करो। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, है ना? तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट होगा। कुछ क्लासेस ऐसी फॉलो करो जिससे कि आपकी रेगुलरिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। जैसे मैंने बोला था ना, प्रैक्टिस रेगुलरली करो, तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस जब डेली रेगुलर रहती है ना, तो उसके हिसाब से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑटोमेटिकली बना रहता है, एक लेवल पे रहता है। आप डेली नहीं पढ़ के देखो, आप एक हफ्ते गैप ले लो, आपका कॉन्फिडेंस यहां आ जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए रेगुलर रहना जरूरी है। तो क्लास में रेगुलर रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा, और आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी रहेगी। तो कोशिश ये करा करो, जितनी भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या जितनी भी नेगेटिविटी है आपके आसपास है, या आपके घर के आसपास है, या फिर आपके दोस्तों में ऐसी है, तो उसको अवॉइड करो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मेरी सलाह यही है। खैर, अगला क्या है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, अब हालांकि मैं इसके ऊपर बोलने लायक हूं नहीं क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है, स्टिल मेरा एग्जाम नहीं है, मुझे मेरा काम पढ़ाना है और मैं उसमें फेल नहीं होता हूं। मैं अपना बढ़िया क्लास लेता हूँ, मैराथन फैराथन भी बढ़िया तरीके से चलती है और मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पढ़ना होती हैं। माइंड जब तक शांत नहीं रहेगा हम चीजें सीख नहीं पाएंगे, हम चीजों को स्टोर नहीं कर पाएंगे, और ये चीज आती है आपके हेल्दी से। जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, जब तक आपका शरीर सही नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली अपने पूरे माइंड की, क्योंकि ये पूरे माइंड में होती हैं कहानियां, और ये होती है हमारी बॉडी में। अब जब बॉडी ही साथ नहीं देगी, दिन भर में बुखार में तप रहा हूँ, पेट दर्द हो रहा है, तो मेरा क्या ही पढ़ने में मन करेगा। तो अच्छे तरह से डाइट लो, अच्छे तरह पे, अच्छे समय पे, मतलब सही समय पे, सटीक समय पे खाना खाओ, जितना खाते हो उतना खाओ, आराम से नींद लो, बढ़िया नींद लो अपना। अगर आपका टाइम रात में पढ़ने का है तो कोशिश ये करो कि दिन में सो, या फिर सुबह, जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात में ही पढ़ो, जैसा भी आपका दिनचर्या रहती है, जिस भी टाइप की आपकी प्रवृत्ति है। अब मैं रात में पढ़ता था तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि सारे लोग रात में पढ़ लो, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। कुछ लोगों का रात में सोना, स्टार्टिंग से ही सोते हैं तो वो रात में ही सोएंगे। तो एक प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर डाइट लो, समय पे खाना लो। अब मेरे को बोलने में हंसी आ रही है, हालांकि मैं खुद भी नहीं करता हूँ, खैर कोई नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्दी भी रहना है, जिससे कि आप अच्छे से सोच पाए, अच्छे से चीजों को सीख पाए। ओके, सो अब ये हमारी सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग सोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो जो भी स्ट्रेटेजी थी, जो भी हम लोग को करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कैसे आपको करना है, किस तरह से किस किस चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो एक एक करके हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आप क्या क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सोर्सेस पे आ चुके हैं। तो कंप्यूटर के लिए देखो, बहुत सटीक सोर्सेस बता रहा हूं, बिल्कुल भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हैं अपने सचिन सर, जो कि अरोरा एजुकेटर नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। बहुत से स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप अरोरा एजुकेटर को देख सकते हैं। अरोरा एजुकेटर, अब उनका चैनल का नाम ही यही है, सचिन सर, है ना? तो उनको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी कभी भी, जब भी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं, मेरी किसी भी टीचर से कभी बात नहीं हुई होती है, ठीक है। मेरी सर से भी बात नहीं हुई है, अरोरा सर से भी बात नहीं हुई है, बट स्टिल मुझे लगा कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट उन्हें फॉलो कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा चैनल भी देखा और एनालाइज किया वीडियो, तो काफी अच्छा कंटेंट है वहां पे। प्रॉपर तरीके से आपको एक सीक्वेंस में क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, मैराथन क्लासेस। अच्छा, अब मैराथन क्लासेस जो है वो कंप्यूटर की वेटरन यूट्यूब चैनल पर ही लगेंगी, वो मैं ही कराऊंगा। अब हालांकि मैं क्लासेस प्रॉपर तरीके से करवा सकता था, बट क्वांट रीजनिंग एंड देन उसके बाद पेड क्लासेस, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। सो अरोरा एजुकेटर से आप डेली प्रिपरेशन में डाल सकते हो इस चीज को। अगर आपको मेंस प्री के बाद पढ़ना है तो प्री के बाद पढ़िए, अभी से पढ़ना है तो अभी से पढ़िए, जो भी है। स्टडी प्लान बना लो, एक बढ़िया से टाइम मैनेज कर लो हर एक सब्जेक्ट का। अगर वो तरीके से कर लोगे ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है।
मैराथन क्लासेस, अब यहां से जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ समय बाद जैसे ही प्री हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं मैराथन क्लासेस कंडक्ट करवाऊंगा। मैराथन क्लासेस में क्या होगा, एक बार में 4-4 5-5 घंटे क्लासेस रहेंगी, आपकी रिवीजन के बहुत काम में आएंगी। साथ में मॉक पेपर भी आप लगा सकते हो। देखो मॉक पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही चीज है ना, आप एनालाइज कहां करोगे, आप अपने आप को चेक कहां करोगे कि जो भी मैं पढ़ा हूं वो सही तरीके से पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा हूं। तो इसलिए मॉक पेपर हमारा जरूरी है। और बाकी वेटर्न यूट्यूब चैनल पर कुछ समय बाद आफ्टर प्रीलिम्स हमारी मैराथन क्लासेस भी आएंगी ऑन कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, अगला क्या है हमारा इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप पहले से किसी को फॉलो कर रहे हैं। बट स्टिल अगर हम बात करें तो 100 अल्टीमेट सीरीज जो है, जो कि अभी सीरीज हमारी यूट्यूब पे चल रही थी, तो ये 100 अल्टीमेट सीरीज जो है हमारी यूट्यूब चैनल पर आएगी वेटरन पे ही। ओके, इसको आप फॉलो कर सकते हो बिल्कुल प्रॉपर। देखो आरआरबी लेवल की अगर हम बात करें तो आरआरबी लेवल का ही कंटेंट मिलेगा, हालांकि मैं इसमें आता है हमारा इंग्लिश। मैराथन क्लासेस, जैसे ही प्रीलिम्स हमारा हो जाएगा तो यहां पे मैराथन क्लासेस भी लगाई जाएंगी जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपके लिए। इसलिए प्रीलिम्स के बाद, अभी से लगा देंगे तो नहीं देखोगे आप, क्योंकि प्रीलिम्स की टेंशन होती है। ठीक है, उसके बाद पेड क्लासेस, ऑब्वियसली हमारा आरआरबी का जो बैच है उसमें पेड क्लासेस में इंग्लिश की क्लासेस डेली चल रही है, जो कि हमारी आई थिंक 10 या 11 मई से चालू हो चुकी है। तो आप उसमें भी प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। इवन वहां पे एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। जब एक टीचर के साथ में आप कनेक्ट हो जाते हो ना, तो वहां पे गाइडेंस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट मॉक पेपर, नो डाउट मॉक पेपर आपको बताते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो किस तरह से पढ़ रहे हो और क्या क्या जरूरी है और क्या आपकी कमियां हैं। अगला अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की देखो मैराथन क्लासेस आएंगी, बट अभी नहीं। मैराथन क्लासेस बहुत है, अगर आप देखोगे, देखो कंप्यूटर की भी मैराथन क्लास है, इंग्लिश की भी मैराथन क्लास मैंने बताई, और हिंदी की भी मैराथन क्लास है। तो कंप्यूटर के लिए, मतलब हिंदी के लिए अगर आप कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर आपने ये मैराथन ही क्लास देख ली तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा आपका। सो मैराथन क्लासेस होंगी वेटरन पर, और मॉक पेपर, ऑब्वियसली मॉक पेपर के बिना तो काम चलना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला है करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट अफेयर के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आईबीपीएस पीओ की जब स्ट्रेटेजी बताई थी तो उसमें भी मैंने डॉक्टर गौरव गर्ग सर का नाम लिया था। तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर को आप फॉलो कर सकते हो फॉर करंट अफेयर, स्टडी आईक्यू सबको पता है, सब जानते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी आप डॉक्टर गौरव गर्ग सर को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैंने खुद भी पढ़ाया है, मतलब मैंने खुद भी पढ़ा है, गौरव गर्ग सर से ही पढ़ा हूं मैं, जिस समय पे मैंने एग्जाम दिए थे। ठीक है, और मैराथन पे मैं मैराथन के फॉर्म में वेटरन यूट्यूब चैनल पे ही आपको कुछ क्लासेस भी मिलेंगी, और ये लास्ट टाइम पे मिलेंगी। मतलब डूबते को जो तिनके का सहारा होता है ना, वो ये है। यानी यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहां से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी आपने सीखा है वो आपके लिए काम करी गई हैं चीजें या नहीं की गई हैं। ठीक है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो, रेगुलर फॉलो कर सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए। एंड मैराथन क्लासेस जो हमारी आने वाले समय पे लगेंगी, वहां पे आपको करंट अफेयर ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांट प्री एंड क्वांट मेंस, दोनों की अलग अलग बात करेंगे। हालांकि आपको पता है मैं ही क्वांट पढ़ाता हूं। तो 100 अल्टीमेट सीरीज जो क्वांट की चल रही है वो दो तरीके से चल रही है हमारी। एक तो चल रही है हमारी डीआई की 100 अल्टीमेट सीरीज, और एक चल रही है हमारी किस चीज की, अर्थमेटिक की। तो आपको ये तो भाई बिना सोचे समझे इसको तो फॉलो करना ही करना है, इसको तो फॉलो करना ही करना है, क्योंकि यहां पे मैं बिल्कुल डिटेल में आपको चीजें बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, और एक तरह से मिनी मैराथन क्लासेस होती हैं ये। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें पेड क्लासेस, पेड क्लासेस की जरूरत क्यों होती है वो भी मैं आपको बताता हूं आज। पेड क्लासेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अगर हम इन क्लासेस को देख रहे हैं और इसमें जो भी हम सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग यहां कर लेते हैं, समझ में आया, उसकी प्रैक्टिस हमारी यहां हो जाती है। हमें प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भागना नहीं होता है। मैंने बोला ना, वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। एक ऐसा टीचर चुनो जो कि तुम्हारा गाइडेंस भी कर दे, तुम्हारे को कंटेंट भी दे दे, तुम्हारी को अप्रोच जो तुम्हारी गड़बड़ है उसको भी सुधार दे, और जो भी तुम्हारी कमियां है उसको भी सुधार दे। तो एक ऐसे टीचर को पकड़ो। ठीक है, और फिर मॉक पेपर। अच्छा, मॉक पेपर जो है ये हमारा पेड का ही पार्ट है, इसलिए दोनों को मैंने रेड कर रखा है। कैसे, क्योंकि पेड क्लासेस में ही अगर आप बात करोगे तो प्रीलिम्स के करीबन करीबन मैं मॉक पेपर करा दूंगा 5 से 7। ठीक है, 5 से 7 मैं आपको मॉक पेपर करवा के बताऊंगा, अलग अलग अप्रोच के साथ, अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ, कि अगर मैं ये वाली स्ट्रेटेजी के साथ जाता हूं तो कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इस वाली में हो रहे थे, इसको उठाया फिर से इधर पर डाला, क्या इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम लोग यहां पे करेंगे। और मॉक की क्लास आज से चालू हो चुकी है, 18 मई को ये वीडियो अपलोड होगा जब मॉक की क्लास चालू हो चुकी है ना। तो यहां पे हम लोग मॉक भी कर रहे हैं, और ये पेड क्लास में ही मिलेगा, यूट्यूब पे मैं इसको नहीं करवा सकता। ठीक है, क्वांट अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारी मैराथन क्लासेस हैं।
मैराथन क्लासेस कब होंगी आपको पता है, मैराथन हर एग्जाम के पहले मैं मैराथन क्लासेस करवाता हूं, लेकिन स्टिल ये आपको तभी फायदा देती है जब आप एक प्रॉपर तरीके से मेंस की क्लासेस करते आ रहे हो। जो कि हमारा आरआरबी बैच जो है, जिसमें मैंने प्री में, जैसे मैं बता रहा हूं ना, ये वाली चीजें हमारी चालू हो चुकी हैं, लाइक मॉक पेपर वगैरह वाली ये वाली चीजें चालू हो चुकी हैं। ऐसे ही 1 जून से हमारी मेंस की क्लासेस चालू हो जाएंगी। अब देखो मेंस हमारा सितंबर में, बट स्टिल मैं जून से स्टार्ट कर दूंगा। 1 जून से हमारी मेंस की क्लासेस चालू हो जाएंगी और हम लोग बढ़िया पढ़ते रहेंगे उसको एग्जाम के टाइम तक। तो यहाँ पे भी पेड क्लासेस हैं हमारी, और मॉक पेपर भी मैं करवाऊंगा, बहुत सारे मॉक पेपर, मतलब मेंस के भी आप ये समझ लो करीबन करीबन 7 से 8 मेंस के मॉक होंगे इसमें। और पजल की भी क्लासेस बहुत सारी, डीआई की भी बहुत सारी हैं, और इवन क्रिटिकल रीजनिंग। यस, क्रिटिकल रीजनिंग की अगर आप बात आई है तो रीजनिंग पे आ जाते हैं, तो रीजनिंग पे पहले मेंस में ही आ जाते हैं। तो रीजनिंग में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की भी कम से कम 5 से 7 क्लास डाली है, और मैंने उसमें ये भी बताऊंगा आपको कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग क्यों नहीं छोड़ना है। क्योंकि छोड़ना है वो सब बता रहे हैं आपको, लेकिन क्यों नहीं छोड़ना है वो रीजन मैं आपको वहां पे दे दूंगा, ठीक है। खैर, रीजनिंग की प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 100 अल्टीमेट सीरीज में पजल चल रही है, तो 100 सेट्स ऑफ पजल करेंगे, तो पजल का जो आपका फियर है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा। देखो डेली अगर आप देखोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। एक बार कॉन्फिडेंस हमारा अच्छे लेवल पे आ गया ना, और उसको डाउन नहीं होने दिया ना हमने, तो हम लोग हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से करके ले जाते हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए ना ये क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आप अभी इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हो, लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ना, और जो लोग एग्जाम देंगे ना प्रीलिम्स के, आप उनसे एग्जाम के बाद पूछ लीजिएगा कि इसकी अहमियत क्या थी। तो अभी समझ में आता है तो फॉलो कर लीजिए, और नहीं आता है तो जब समय निकल जाएगा ना, तो बस वही है, चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें तो पेड क्लास एंड मॉक, तो इसमें भी हमारे रीजनिंग के मॉक मैंने चालू कर दिए हैं। जैसे आप यहां देखोगे तो यहां पे मैंने क्वांट के मॉक चालू कर दिया ना, तो यहां पे भी हमारे रीजनिंग के मॉक चालू हो गए हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्लास थी प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने आपको करवा दी है यहां पे। और अब यहां पे हम लोग मॉक पेपर कर रहे हैं, वही ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी फायदा दे रही है, जिसमें मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी हम लोग फिर से। और इवन पेड क्लासेस में क्या होता है, मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पढ़वाता हूं, वहां पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर मैं वहां पे टोकूंगा, नहीं फिर से पढ़ो, आप फिर से पढ़ोगे, मैं बोलूंगा नहीं फिर से पढ़ो। क्यों? क्योंकि यार एग्जाम आपको देना है, तो आप जिस तरह से यहां पढ़ रहे हो उसी तरह से एग्जाम में भी पढ़ोगे ना। और वही तो गलती होती है, हमारी रीडिंग अच्छी नहीं होती है, तो उस चीज के ऊपर ना बहुत डेप्थ में जाके काम किया जाता है, खासकर मेंस में। क्योंकि प्रीलिम्स के तो चलो सिंगल डबल ट्रिपल लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं, वो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं देते हैं, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। क्योंकि स्पीड का भी बहुत बड़ा खेल होता है आरआरबी के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा। तो एक प्रॉपर तरीके से आपको डेली एक गाइडेंस के अंतर्गत रहना पड़ेगा। आप एक भी दिन अगर इधर उधर हुए ना, तो गलती आपकी है और आप वहीं पे चुक जाते हो, ठीक है। तो यहां पे भी हमारा सेम क्वांट जैसा चालू हो चुका है। स्टिल मेंस में हम लोग क्या करेंगे भाई, मेंस के लिए मैराथन क्लासेस तो होंगी होंगी, नो डाउट। मैराथन क्लासेस तो, बिना मैराथन क्लासेस के आपका मेंस का एग्जाम बाकी है ही नहीं, मतलब मजा ही नहीं आएगा। तो मैराथन क्लासेस बिल्कुल जरूरी है, और ये वेटरन चैनल पे ही होंगी हमारी मैराथन क्लासेस, ठीक है। पेड क्लासेस होंगी, जैसा कि मैंने बताया क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने बहुत सारे सेशन इधर पे डाले हैं, पर्टिकुलरली हर एक क्लास में 1-2 घंटे की क्लास होती है। अब 1-2 घंटे आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे की क्लास, लेकिन ज्यादा नहीं होते। जब आप आओगे ना, तो हर एक सेकंड, हर एक क्वेश्चन में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको खुद लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं आता था मैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मैं डेमो के लिए कुछ पेड की क्लासेस ना अभी यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा, आप खुद देख के समझिएगा कि हाँ ये सच्चाई तो है। तो क्वांट की भी कुछ क्लासेस डालूंगा, रीजनिंग की भी डालूंगा, और इंग्लिश की भी डालूंगा। तो आप वहां पे देखिएगा, आपको खुद से समझ में आएगा कि नहीं यार, जो बात बोली गई थी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, वो सच तो है। तो 1-2 दिन में मैं वो वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, तो अगर आपका प्लान बनता है तो आप उसे इनरोल कर सकते हैं। खैर, मॉक पेपर भी हमारे को इसमें करना है, और मॉक पेपर तो मैं पेड क्लासेस में ही करवाऊंगा। कम से कम 5 से 7 या 8 मॉक पेपर मेंस के यहाँ पे होंगे, और क्वांट में भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे बैच की डिटेल। अगर कोई भी स्टूडेंट बैच में इनरोल करना चाहता है, अगर इंटरेस्टेड है, तो वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर एप्लीकेशन पे जाके आप बैच को इनरोल कर सकते हैं इजीली। बहुत इजी है इनरोल करना। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक कोड चल रहा है जो कि वेटरन 15 है, इसमें आपको डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें मैंने सोर्सेज भी बताए हैं, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी मैंने बताया, और क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, और फिर वो दूसरे एग्जाम के लिए जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम के लिए जाना, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। एक एग्जाम है ना, अभी पहला एग्जाम है ना, उसको ही क्लियर कर लो, कहानी खत्म कर दो। मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आया है, तो मैंने उसको ज्यादा दिन तक ना रोका नहीं है।
मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हों। क्यों? क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है कि आवर टारगेट इज 70% सिलेक्शन फ्रॉम दिस बैच, यानी इस बैच में जितने भी स्टूडेंट है उसमें 70% का टारगेट मैं ले रहा हूं कि 70% का सिलेक्शन चाहिए। वाई 100%? वाई नॉट 100%? 100% क्यों नहीं? 100% इसलिए नहीं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी सुध में ही वो होते हैं, खोए रहते हैं, उनको नहीं समझना होती है। आप कुछ बोलोगे, उनको लगेगा नहीं मेरे को तो पहले से आता, मैं नहीं देखूंगा ये क्लास। जैसा कि अभी जो 100 अल्टीमेट सीरीज जो चल रही थी, ये वाली सीरीज, मैंने पेड वाले स्टूडेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। अब उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो मैंने अभी देखा होगा आपने, मैंने गैप डाल दिया और वहां पे वो क्लासेस नहीं हो रही है। तो दिमाग को थोड़ा सा ना सही रखो। अगर आप आए हो तो सिलेक्ट होने के लिए आए हो ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तुम्हारे को खींच के पढ़ाऊंगा, और वो तुमको पढ़ना पड़ेगा यार, वो तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार हम अगले एग्जाम के लिए थोड़ी ना बैठेंगे, इसमें नहीं हुआ तो अगला तो हो ही जाएगा। इतना समय नहीं होता है, और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस वही है, वही लोग 30% में आ जाते हैं, बाकी तो 70% के पास समय नहीं है। तो अगर आपके पास भी समय नहीं है ना, कर लो इनरोल। आप खुद 7 दिन में बोलोगे कि नहीं सर आपने बिल्कुल सच बोला था। बाकी तो फिर आपके ऊपर है। देखो जिंदगी आपकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। बस समय ये है कि समय की मार है भाई, तुमको भी और मेरे को भी। मेरे को भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट कराना है, और तुम्हारे को लगता है कि यार चलो ठीक है आगे एग्जाम है उसमें देख लेंगे, तो वो तुम्हारे ऊपर है। खैर, ये हमारी सारी बातें हो गई। अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सो नाउ इति सिद्धम, कहानी खत्म। और जो भी चीजें इस वीडियो में बताई गई है ना, उन चीजों को एक बार फॉलो करिएगा। आप लोग फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से कभी फायदा नहीं मिलता है, मैं आपको बताऊं। तो स्ट्रेटेजी विद सोर्सेज, अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में जाना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसको फॉलो कीजिए। एक प्रॉपर टीचर को पकड़िए, एक ऐसे टीचर को पकड़िए जो थोड़ा सा सेंसिबल हो, जो सिर्फ पढ़ा रहा हो, यूट्यूब पे हंगामा नहीं मचा रहा हो। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि समय आपका है, निकल जाएगा ना तो पता भी नहीं पड़ेगा, खबर भी नहीं लगेगी। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।